Hello students, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you know that today we are going to complete our chapter. Only last topic of the chapter is left, that is Human Genome Project. Then our chapter will be completed and this chapter is very important for your board exam. यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत मुश्किल चैप्टर लगता था, बहुत डरते थे बच्चे कि इतना बड़ा टॉपिक है, पता नहीं कैसे होगा, इतना डिफ़िकल्ट है, पहली बार हम सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। बट इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक द थिंग्स ईजी, सो यू ट्राई also very hard at your level, then you will be able to understand the things. So today we are going to discuss our next topic, that is Human Genome Project. Human Genome Project. It is also known as HGP. Its short form is HGP. So before we start the topic, you should know about the genome. That genome होता क्या है? See, this is our cell. सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम. सपोज दिस इज वन पेयर, दिस इज सेकेंड पेयर, दिस इज थर्ड पेयर, और अब हम एक बना लेते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई का पेयर बना लेते हैं. दिस इज एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज वाई क्रोमोसोम. ठीक है. सो दिस इज सेल. ये क्या है? ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है. ये कौन से क्रोमोसोम मान लें हम? These are autosomes which are 22 pair in our body. This is allosome. Now what are allosome? Allosome also known as sex chromosome. This is one pair. So total how many pair of chromosome? 23 pair of chromosome in our body present. Now what is genome? Genome is complete haploid set of, it is haploid set of chromosomes. Genome is the haploid set of chromosome, means 23 pair of chromosome, that is known as genome. Okay, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो जीनोम है या हमारी डीएनए है, तो जिसको हमारा डीएनए है, इस डीएनए में क्या सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेसिस की, जो बेसिस प्रेजेंट है डीएनए में, वो किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है? क्या ए पहले आ रहा है, कि टी पहले आ रहा है, कि सी पहले आ रहा है, कि जी पहले आ रहा है? तो जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस है, उस सीक्वेंस ऑफ बेसिस को हम जानेंगे. डीएनए में क्या सीक्वेंसेस है न्यूक्लियोटाइड बेसिस की, जीनोम हमारा कैसे बना हुआ है, किस सीक्वेंस में सभी न्यूक्लियोटाइड बेसिस अरेंज है. ठीक है. तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने की जो प्रोसेस है, इन सब चीज़ों को जानने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोला गया है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ओके. नाउ सम थिंग्स आर देयर. बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो तुम्हें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए, वो क्या क्या चीज़ें हैं? इन विच ईयर इट वॉज स्टार्टेड? इन विच ईयर इट वॉज स्टार्टेड? इट वॉज स्टार्टेड इन 1990. 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था. मीन्स ये एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट था. सिर्फ एक दो साइंटिस्ट इस काम को नहीं कर सकते थे, बहुत सारा साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, अलग अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे. तो 1990 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ. क्या प्रोजेक्ट था, क्या पर्पस था? कि उन सभी नाइट्रोजन बेसिस को सीक्वेंस करना, किस सीक्वेंस में हमारे डीएनए में वो प्रेजेंट है, किस सीक्वेंस में वो क्रोमोसोम पर प्रेजेंस है. अगर हम एक क्रोमोसोम की सीक्वेंस को जान लेते हैं, तो सेकंड क्रोमोसोम जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो सेकंड वाला जो क्रोमोसोम है उसका भी सेम ही सीक्वेंस होगा. तो हमें एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम को सीक्वेंस करना है, उसी की सीक्वेंस जाननी है, तो दूसरे की अपने आप पता चल जाएगी. सो इट वॉज स्टार्टेड इन 1990. इट वॉज एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट लगाया गया कि ये 13 ईयर का प्रोजेक्ट होगा, 13 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा. इट मीन्स 2003 में इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है. However, all the things were completed up to 2003, but only chromosome number 1, it was sequenced in 2006. जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, तो इसकी सीक्वेंसिंग 2006 में जाके कंप्लीट हुई है. Do you know that 1 to 23 pair of chromosomes are there, and उनमें क्रोमोसोम
का नंबरिंग किस तरीके से है, क्रोमोसोम नंबर वन लार्जेस्ट है, फिर उससे स्मॉलेस्ट, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है क्रोमोसोम को नंबरिंग दी गई है। तो इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर लार्जेस्ट हो जाता है, तो इसकी सीक्वेंसिंग सबसे लेट हुई है इन 2006 में। नेक्स्ट थिंग तुम्हें क्या याद रखनी है कि इट इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला है, क्योंकि कितने बेस पेयर सीक्वेंस कर रहे हैं, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना है। यू नो कि इन डीएनए 3 × 10⁹ बेस पेयर्स आर प्रेजेंट एंड इनको सीक्वेंस करना है। ठीक है, इनको सीक्वेंस करना है तो ये मेगा प्रोजेक्ट हो जाएगा, इतना बड़ा काम करना है। और ये वो एस्टिमेट लगाया गया कि खर्चा जो आने वाला है, कितनी मनी स्पेंड होगी इनको सीक्वेंस करने में। 1 बेस पेयर को सीक्वेंस करने में $3 लग रहे हैं। 1 बेस पेयर को सीक्वेंस करने में $3 लगे, तो कितने बेस पेयर हैं, 3 × 10⁹ बेस पेयर को अगर सीक्वेंस करना है तो इसकी मल्टीप्लाई जाएगी 9 × 10⁹ और यू विल राइट 9 मिलियन डॉलर। इतने डॉलर यानी इतना ज़्यादा खर्चा आया इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। 9 मिलियन नहीं बिलियन, मैंने मिलियन लिख दिया है, $9 बिलियन जो है मनी स्पेंड हुई इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो चीज़ बाहर निकल के आई वो ये कि एक नया एरिया बायोलॉजी का डेवलप हुआ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। व्हाट डू यू थिंक कि जब इनकी सीक्वेंसेस की गई होगी तो किसी साइंटिस्ट ने अपनी किसी डायरी में लिखी होगी, किसी ने नोट्स बनाए होंगे या फाइलें बनाई होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना सारा काम डायरी या रजिस्टर में या किसी कॉपी में नहीं आ सकता था, बुक्स में प्रिंट नहीं हो सकता था। तो इसके लिए एक नया एरिया डेवलप हुआ बायोलॉजी का, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मीन्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए जो सॉफ्टवेयर इन बेस पेयर को सीक्वेंस करें और फिर उस डाटा को जो है कलेक्ट करके रखे, उस डाटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करे, उसकी प्रोसेस करे, उसको एनालाइज करे। तो ये एरिया जो बायोलॉजी का नया डेवलप होके आया, इसको नाम दिया गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो इंफॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टू स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज डाटा, स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज डाटा। इस सब को काम करने का जो एरिया है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जाननी चाहिए, पता होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, और क्या पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कर कौन रहा था, किसके ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। Human Genome Project was not handled by a single scientist or a single country. Many people were there, many person or many that management was prepared. एक management बनाई गई थी लोगों की। See, US Department of Energy, एक तो ये इन्वॉल्व था, इसने ये पार्टनर था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो थे। वेलकम ट्रस्ट of UK, Institute of Health, US। इनके अलावा 4 कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, दीज आर यूरोपियन कंट्री, चाइना, जापान, दीज आर एशियन कंट्री। 4 कंट्री एंड टोटल 20 कंट्रीज ऐसी थी जिनमें ये प्रोजेक्ट स्प्रेड था, फैला हुआ था। टोटल 20 कंट्रीज वर देयर। तो इन सब के तुम्हें नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन कंट्री इन्वॉल्व थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया है। नेक्स्ट थिंग इज गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या थे, मोटो क्या था, आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे थे, इतना मेगा प्रोजेक्ट, इतने बड़े लेवल पर इतना खर्चा क्यों किया गया, ऐसे क्या चीज़ें हमें पता करनी थी, क्या हमारा पर्पस था। सो गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या क्या गोल्स थे। फर्स्ट थिंग, टू आइडेंटिफाई
3 मिलियन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। ह्यूमन डीएनए या ह्यूमन जीनोम, जो ह्यूमन डीएनए है उसमें जितने भी बेस पेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा बेस पेयर कैसा है, कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, टू आइडेंटिफाई ह्यूमन जीन्स, सभी जीन्स को आइडेंटिफाई करना, कौन सी जीन कैसी है, कहाँ प्रेजेंट है, एंड अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 30,000 जीन्स मानी गई कि टोटल इतनी जीन्स प्रेजेंट है और इनको आइडेंटिफाई करना है। थर्ड थिंग, टू यूज दिस इंफॉर्मेशन या टू यूज दिस टेक्नोलॉजी in other fields, in other areas or other fields like industries। क्लियर कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, जो भी टेक्नोलॉजी हम यहाँ से सीखेंगे उसको बाकी एरियाज में, बाकी फील्ड में उसको यूज़ किया जाए, लाइक इंडस्ट्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट है टू स्टोर, प्रोसेस एंड एनालिसिस databases, एनालिसिस दिस इंफॉर्मेशन इन databases। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टडी की जाएगी उस सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाए, प्रोसेस की जाए, एनालिसिस की जाए उसको डाटाबेसेस के अंदर। समझ आ गया? तो ये कुछ मेन गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। मे बी एनसीईआरटी में एक दो एक्स्ट्रा दिया हो, सो यू रीड इट योरसेल्फ। मैक्सिमम जो मेजर रोल्स थे, मेजर गोल्स थे वो यही हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। अच्छा, अब हमने गोल्स की बात कर ली कि क्या क्या पर्पज़ रहा है, हम जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया गया और क्या क्या हमारे पर्पज़ थे, क्या वो फुलफिल हुए। अब देखते हैं हम उसकी मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी से पहले वन मोर थिंग इज़ देयर दैट सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को ही नहीं ध्यान में रखा गया, नॉन ह्यूमन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी मॉडल बनाया गया, उनके भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उनके भी जीनोम को स्टडी किया गया, डीएनए सीक्वेंसेस देखी गई कि किस बेस पेयर की क्या सीक्वेंस रही है। वो नॉन ह्यूमन मॉडल कौन कौन थे, लाइक बैक्टीरिया के जीनोम को स्टडी किया गया, सीक्वेंस किया गया, यीस्ट के जीनोम को सीक्वेंस किया गया, राइस प्लांट के जीनोम को स्टडी किया गया, अरेबिडोप्सिस प्लांट इज ऑल्सो देयर, ओके, एंड ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई इज देयर, इन सबके एंड एटसेट्रा मोर आर देयर, इन सबके जीनोम को ऑल्सो सीक्वेंस किया गया। अब हम बात करते हैं मेथडोलॉजी की, क्या क्या मेथड यूज किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए। सी, सपोज दिस इज आवर डीएनए, ये हमारा डीएनए है, एंड यू नो वेरी वेल कि डीएनए में दो तरह के एरियाज होते हैं। एक तो वो एरिया जो किसी जीन के लिए प्रोटीन के लिए कोड करता है, और एक वो एरिया जो किसी के लिए कोड नहीं करता है। तो द एरिया विच कोड फॉर एनी प्रोटीन इज नोन एज जीन, एंड द एरिया विच डजंट कोड फॉर एनीथिंग दैट इज नोन एज जंक डीएनए। ये हमने बात की थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हमने बात की थी इसकी। तो दिस इज जंक डीएनए। तो दिस इज द एरिया विच कोड फॉर अ प्रोटीन। जैसे यहाँ से एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा, एमआरएनए से फिर कोई इस तरह से प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है। और उस एरिया को, डीएनए के उस पार्ट को हम जीन बोलते हैं, जो एक कंप्लीट एमआरएनए बनाने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। नाउ सी, अब दो तरीके थे साइंटिस्ट के पास, दो मेथोडोलॉजी थी उनके पास। क्या मेथोडोलॉजी थी? या तो पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस कर लिया जाए, पूरे डीएनए को सीक्वेंस कर लो, बीच में चाहे कुछ भी आ रहा है उसको सीक्वेंस कर लो। दूसरा वे ये था कि सिर्फ उस एरिया को सीक्वेंस करो दैट इज विच कोड फॉर एनी प्रोटीन, जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है, ठीक है। सो टू मेथोडोलॉजी कौन कौन सी थी? फर्स्ट, टू सीक्वेंस कंप्लीट डीएनए, पूरे डीएनए को सीक्वेंस किया जाए, एंड देन असाइन स्पेसिफिक what you will say specific area, कुछ specific I'll tell you one word, माइंड से स्किप हो गया, क्या वर्ड आना है I'll tell you later।
अच्छा, सेकेंड वे क्या थी? टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग रीजन्स, टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग रीजन्स। तो इस सीक्वेंस, इस टेक्निक को नाम दिया गया एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, और यू विल राइट ESTs, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स और ESTs, और इसको नाम दिया गया सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन। ओके, सो टू मेथोडोलॉजी वर देयर, एक एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स और सेकेंड थी सीक्वेंस एनोटेशन। इन दोनों टेक्निक में से साइंटिस्ट को किसी एक टेक्निक को यूज करना था जिससे कि डीएनए को जो है सीक्वेंस किया जाए, ठीक है, टू असाइन स्पेसिफिक रीजन्स यू कैन राइट, या टू असाइन डिफरेंट रीजन्स, है ना, दो अलग अलग रीजन बता दिया गया कौन सा रीजन कोड करता है और कौन सा कोड नहीं करता है। सो व्हाट दे यूज, साइंटिस्ट यूज दिस टेक्निक सीक्वेंस एनोटेशन, कि पूरे डीएनए को सीक्वेंस कर लेते हैं और बाद में ये बता देंगे कि कौन सा एरिया कोडिंग है और कौन सा नहीं है। सो अभी हम मेथोडोलॉजी करते हैं, मेथड करते हैं कि कैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए को सीक्वेंस किया गया। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू डू दिस? नाउ फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट, सबसे पहले तो डीएनए आइसोलेट ही होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय, कौन करता है डाइजेशन? मॉलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियसेस। हमने अभी बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी है तो वहाँ पर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को कट करने का काम करते हैं, उसको डाइजेस्ट ब्रेक करने का काम करते हैं, ठीक है। अब नेम इज टेलिंग, एंडोन्यूक्लियस तो अंदर से कट करते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस जो आउटर साइड से कट करता है, एंड से कट करता है, उसके एंड्स होंगे डीएनए, जैसे डीएनए है उसके एंड पे जो कट लगाता है वो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होता है, और जो मिड किसी एरिया में कट लगाता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो हमारे पास ये इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आ गया है। ही इज़ वेरी हैप्पी एंड व्हाट ही वांट टू डू, डीएनए को कट करना चाहता है। हमारे पास ये पूरा डीएनए था, ठीक है, इस डीएनए में इसने क्या कर दिए, कट लगा दिए, और अब हमारे पास ये डीएनए फ्रेगमेंट्स में आ गया। कैसे आ गया? फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर देयर, ठीक है। अब डीएनए की फ्रेगमेंट्स हो गई है। थर्ड स्टेप, क्लोनिंग ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स, क्लोनिंग ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स। अब इन फ्रेगमेंट्स की क्लोनिंग की जाएगी, यानी कॉपी की जाएगी। कैसे होती है कॉपी? क्लोनिंग करने के दो वेज है। फर्स्ट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको हमने अभी नहीं करना है, बायोटेक्नोलॉजी में करेंगे। सेकेंड वे है ट्रांसफर दीज फ्रेगमेंट्स, ट्रांसफर दीज फ्रेगमेंट्स इनटू होस्ट, किसी होस्ट के अंदर इन फ्रेगमेंट्स को डाल दिया जाए। तो होस्ट में डालने से क्या होगा? होस्ट के पास अपना डीएनए है, हम जब ये फ्रेगमेंट्स होस्ट के अंदर डालेंगे तो वो जो फ्रेगमेंट्स होंगी वो उसके डीएनए में इंसर्ट हो जाएंगी। जब उसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो वो भी करेंगी। देखो मैं बताती हूँ क्या होगा। होस्ट दो हो सकते हैं, या तो बैक्टीरिया होस्ट यूज़ किया जाता है या फिर यीस्ट। प्रोकैरियोट के डीएनए को सीक्वेंस कर रहे हैं तो बैक्टीरिया यूज़ हो जाएगा, और यूकैरियोट के डीएनए को सीक्वेंस कर रहे हैं तो यीस्ट यूज़ होगा। क्लियर? अब क्या होगा? सपोज दिस इज होस्ट, ये होस्ट है, इसका अपना डीएनए है, ये रेप्लिकेट कर रहा है। प्लाज्मिड होता है खासतौर पे बैक्टीरिया के अंदर। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। जो मेन डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उससे अलग एक डीएनए होता है, उसको प्लाज्मिड बोलते हैं, जो सर्कुलर शेप में होता है और वो खुद रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। मान लो ये प्लाज्मिड है, हमने अपनी डीएनए फ्रेगमेंट्स, प्लाज्मिड को अलग कलर से बनाते हैं, ये है प्लाज्मिड, और हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स ले आए हैं, ये फ्रेगमेंट्स आ गई, इनको हमने यहाँ पर डाल दिया, और ये जो एरिया है प्लाज्मिड का, यहाँ पर ये हमारी
डीएनए फ्रेगमेंट इंसर्ट हो गई। नाउ यू विल से कैसे लाएंगे मैम, ऐसे उठा लाएंगे? नो, वेक्टर इज नीडेड। इन फ्रेगमेंट्स को लाने के लिए कौन चाहिएगा? वेक्टर। एंड वेक्टर दो होंगे, BAC और YAC। BAC मीन्स बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और ये हो जाएगा यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नाउ सी अगेन, क्या हो रहा है? restriction endonuclease make the fragments of DNA, then these fragments are carried by vector either back or yak, and these fragments of the DNA are insert into the host DNA, that is plasmid. अब now when plasmid will replicate, जब ये अपनी कॉपी बनाएगा साथ साथ इन फ्रेगमेंट्स की भी कॉपी बनती जाएगी, क्लोनिंग होगी और इस होस्ट के अंदर बहुत सारी कॉपीज ऐसे बन जाएंगी। नाउ दे कॉपीज आर सेपरेटेड आउट, इसके अंदर से ये एक्सट्रैक्शन हो जाएगी, इसके अंदर से हम इनको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालेंगे तो फिर क्या होगा? ऑटो रेडियोग्राफी वगैरह होगी, इनकी स्टडी होगी कि क्या किया जा रहा है। जो ये पूरे की पूरी स्टेप अब इनको मतलब एक तरीके से हाँ सीक्वेंस किया जाएगा। मैं स्टेप रफ कर देती हूँ, ऊपर बताती हूँ उसके बाद क्या होगा। अब इन कॉपीज को सेपरेट आउट कर लिया है। नाउ डीएनए इज सीक्वेंस्ड। अब डीएनए को सीक्वेंस किया जाएगा, कौन सा बेस पेयर कहाँ, एंड ये सीक्वेंस कैसे जाएगा? डीएनए सीक्वेंस्ड बाय सेंगर्स मेथड। फ्रेडरिक सेंगर है ये वही फ्रेडरिक सेंगर है जिन्होंने अमीनो एसिड की भी सीक्वेंस बताई थी प्रोटीन में। लगता है इनको बहुत ही शौक रहा है सीक्वेंस बताने का, बहुत यू नो दैट इंटरेस्टेड हैं सीक्वेंस बनाने के, इन्हें अच्छा लगता है कि सब सीक्वेंस में रहें। तो इन्होंने अमीनो एसिड को सीक्वेंस किया, पहले तो उनको लाइन पे लगा दिया और अब इन्होंने डीएनए को सीक्वेंस कर दिया। तो सेंजर्स मेथड है, फ्रेडरिक सेंगर वही हैं ये, फ्रेडरिक सेंगर, एंड ही गोट नोबेल प्राइज ऑल्सो फॉर सीक्वेंसिंग अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। ठीक है, तो फ्रेडरिक सेंगर के मेथड से डीएनए को अब सीक्वेंस कर दिया गया। समझ आया? नाउ रिजल्ट्स, लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से? क्या लास्ट में कंक्लूजन आया या क्या फीचर्स रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? क्या क्या बताया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने? लेट्स डिस्कस द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ऑफ HGP। फर्स्ट थिंग, 3164.7 million base pairs are present in human genome, जिनको हम पहले बोले थे 3 मिलियन, 3 × 10⁻9 मिलियन ये नंबर दे रहे थे। अब एग्जैक्ट नंबर आ गया 3164.7 मिलियन बेस पेयर, सॉरी बेस पेयर नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस, न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। सेकेंड थिंग क्या बताई गई कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन जीनोम कितनी है टोटल जीन्स? कितनी? 25,000 जीन्स आर देयर, जिनको पहले क्या एस्टिमेट लगाया गया कि 80,000 से 1,40,000 जीन्स हो सकती हैं। इट वॉज एस्टिमेटेड, बट एग्जैक्ट नंबर क्या निकल के आया कि 25,000 30,000 आई एम रियली सॉरी 30,000 जीन्स टोटल नंबर ऑफ जीन्स बताई गई। ठीक है, थर्ड जो है लार्जेस्ट क्रोमोसोम, लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा बताया गया? क्रोमोसोम नंबर 1 विच हैव 2968 जीन्स, इतनी जीन्स है। एंड स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम किसको बोला? स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम इज Y क्रोमोसोम विच कंटेन 231 जीन्स। लार्जेस्ट क्रोमोसोम में 2968 जीन्स हैं और स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम में 231 जीन्स हैं। अच्छा, एवरेज जो जीन है, एवरेज जीन हैज टोटल 3000 बेस पेयर्स।
किसी एक जीन के अंदर 3000 बेस पेयर्स होंगे या यूँ कह लो 3000 बेसिस होंगे, 3000 बेसिस होंगे, ठीक है, 3000 बेसिस। अब लार्जेस्ट जीन है डिस्ट्रोफिन विच हैव 2.4 मिलियन बेसिस, 2.4 मिलियन बेसिस की एवरेज एक जीन में टोटल बेसिस 3000 होने चाहिए, बट लार्जेस्ट जीन है डिस्ट्रोफिन को हमने कहाँ पढ़ा है, 11th क्लास में लोकोमोशन एंड मूवमेंट का चैप्टर था जहाँ हम मसल्स पढ़ रहे थे, तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वहाँ पर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से वो डिजीज़ हो रही थी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और वो इस प्रोटीन के अंदर सबसे ज़्यादा, इस जीन के अंदर सबसे ज़्यादा बेसिस है, कितने 2.4 मिलियन बेसिस। और क्या बताया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, आउट ऑफ 50% जीन्स डिस्कवर्ड, जितनी जीन डिस्कवर्ड हुई है ना उसमें से 50% जीन ऐसी है हुज फंक्शन इज अननोन, जिनके फंक्शन का ही नहीं पता कि वो काम क्या करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या बताई गई, 99.9% डीएनए इज सेम इन ऑल ह्यूमन, सभी के अंदर 99.9% डीएनए ऐसा है जो सभी के अंदर क्या है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ओनली 2% ऑफ डीएनए कोड फॉर प्रोटीन, टोटल डीएनए में से सिर्फ 2% डीएनए ऐसा है जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है, बाकी बचा क्या, उसको जंक डीएनए बोलते हैं, वो कोड ही नहीं करता है, बट इट इज वेरी यूजफुल एज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वी स्टडीड। ओके, नेक्स्ट 2-3 मोर पॉइंट्स आर लेफ्ट, 2-3 पॉइंट और बच गए हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, देन आवर टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। और क्या क्या रिजल्ट्स आए, नेक्स्ट थिंग व्हाट इज टोल्ड, SNPs, इनको बोलते हैं स्निप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जाम। तो स्निप्स इनको बोला जाता है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, स्निप्स बोलते हैं, SNPs। टोटल 1.4 मिलियन स्निप्स आर प्रेजेंट इन आर ह्यूमन जीनोम, 1.4 मिलियन स्निप है। अब ये है क्या, देखो सपोज पर्सन ए है, ये उसका है क्रोमोसोम, पर्सन बी का क्रोमोसोम, पर्सन सी का क्रोमोसोम, और ये है पर्सन डी का क्रोमोसोम। यहाँ पर टोटल 4 बेस पेयर्स हैं ATGC, और इसके हैं ATCG, इसके हैं ATTG, और इसका है ATAGC। सभी बेस पेयर जो है सेम लोकस पर सेम है, सेकंड पर सेम है, थर्ड वाला ऐसा है न्यूक्लियोटाइड बेस जो डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डिफरेंस इन न्यूक्लियोटाइड, डिफरेंस इन न्यूक्लियोटाइड एट सेम लोकस, सेम पोजीशन पर, सेम लोकस पर अगर न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, सभी लोगों में ऐसा होता है, सभी ह्यूमन में ऐसा होता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और अगर सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड का है, एक ही न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, तो उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एंड वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, 0.1% डीएनए इज डिफरेंट, एंड वो किसकी वजह से डिफरेंट है, इन्हीं की वजह से डिफरेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म उसको बोलते हैं कि कोई न्यूक्लियोटाइड बेस सबका अलग होता है, वो सीक्वेंस सबकी अलग होती है, इसीलिए हम सबसे अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं।
repeated sequences present at many places in human genome, present at many places in human genome. ह्यूमन जीनोम के अंदर रिपीटेड सीक्वेंस जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, 100 से 1000 टाइम्स तक भी रिपीटिशन होता है. नाउ व्हाट आर रिपीटेड सीक्वेंसेस? लाइक कोई ये सीक्वेंस है, ये डीएनए और इसमें ATCG 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 बार बार ही आया जा रहा है. किसी में 3 बार, किसी में 4 बार, 5 बार, 100 बार, 200 बार, 300 बार, 500 टाइम्स, 600 टाइम, 50 टाइम, 60 टाइम. मीन्स हर एक ह्यूमन के अंदर ये स्पेसिफिक कोई सीक्वेंस बार बार रिपीट होती है और 100 से 1000 टाइम्स तक रिपीट हो सकती है. उसको बोलते हैं रिपीटेड सीक्वेंसेस. एंड दिस इज नॉट वेस्ट, हाउएवर इट इज डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इन केस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. वो लेक्चर हम कर चुके हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का. सो इफ यू वांट टू लर्न दिस 2 थिंग्स, पॉलीमॉर्फिज्म एंड रिपीटेड सीक्वेंसेस, देन यू गो फॉर दैट लेक्चर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. इसको मैंने और अच्छे से क्लियर किया है. ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ये रिजल्ट्स आए जो हम कर चुके हैं. अब एप्लीकेशन आती है. एप्लीकेशन मेनली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्या है कि अगर हम पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस कर लेते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी जीन में कहाँ कोई प्रॉब्लम है, कहाँ कोई क्या म्यूटेशन आई है, और इससे जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई भी डिजीज़ है उसको अर्ली डिटेक्शन करके अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उन डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, डिसऑर्डर को. ठीक है, तो ये ह्यूमन जीनोम की जो है एप्लीकेशंस है. क्लियर? सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टॉपिक इज ओवर फ्रॉम माई साइड. नाउ यू ट्राई योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट. एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर करो. इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक, यू कैन डू इट वेरी वेल. ओके, सो टुमारो आई विल कम विद आवर न्यू नेक्स्ट टॉपिक. वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. Okay, up to then revise the things properly. Thank you everybody.